बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 7 डिफ्लेक्शंस। इससे पहले हमने बात की थी केबल्स एंड आर्चेस के बारे में। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 7 और इसमें हम बात करेंगे डिफ्लेक्शंस के बारे में। व्हाट आर डिफ्लेक्शंस, इलास्टिक कर्व, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इलास्टिक कर्व फ्रॉम लोड्स एंड थ्रू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड देन मेथड्स टू फाइंड डिफ्लेक्शंस। यूजुअली हमारे पास सेमीग्राफिकल मेथड्स कुछ थे जो हमने पढ़े हैं, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ सिंपल लोडिंग पे अप्लाई होते थे। तो भी हम कुछ नए मेथड्स की बात करेंगे और उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है उस बारे में बात करेंगे। देन एक्सटर्नल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी, जो कि हमारे पास बेसिक है इन मेथड्स का, क्योंकि जो मेथड हम पढ़ेंगे वो एनर्जी मेथड है, तो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी इनमें यूज होगा। देन external work due to axial forces and external work due to movement, and same strain energy due to axial forces and movements. So start लेते हैं व्हाट आर डिफ्लेक्शन। सो जब भी हमारे सिस्टम पर लोड अप्लाई होता है तो हमारे सिस्टम या हमारी बॉडी डिफॉर्म होती है। हमारे पास जो हम यूजुअली डिफॉर्मेशन को शो करते हैं या ज़्यादातर डिफॉर्मेशन को जो शो किया जाता है वो हमारे पास थ्रू डिफ्लेक्शन शो किया जाता है। डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल सरफेस ऑफ ओरिजिनल बॉडी टू द न्यूट्रल सरफेस ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीम था, इस पे मैंने क्या कर दिया, लोड लगा दिया। सो हमारे पास ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा। तो मैं इसकी जो डिफॉर्मेबल बॉडी बनाऊंगा या जो डिफॉर्मेबल शेप बनाऊंगा उसको इलास्टिक कर्व कहते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी पहली न्यूट्रल सरफेस ये है, लेकिन लोड्स के बाद हमारे पास ये इस तरह डिफॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास जो इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूट्रल सरफेस ऑफ ओरिजिनल बॉडी एंड द न्यूट्रल सरफेस ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शंस होगी। अगर हम डिफ्लेक्शन के काजेस की बात करें तो हमारे पास यूजुअली 4 काजेस होते हैं। हमारे पास डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड्स आ सकती है, जैसे कि मैंने अभी बात की कि मेरा सिस्टम था, इस पर लोड अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, डिफ्लेक्शन आ गई। सिमिलरली डिफ्लेक्शन हमारे पास ड्यू टू टेम्परेचर भी आ सकती है। बॉडी थी, जैसे हम ये टेम्परेचर को इस पर अगर पॉजिटिव चेंज इन टेम्परेचर अप्लाई हो तो हमारे पास इसकी चेंज इन लेंथ ज़्यादा हो जाएगी फ्रॉम एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली हमारे पास फेब्रिकेशन एरर भी हो सकता है। फेब्रिकेशन एरर हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बीम बनाना था जो कि हमारे पास 2 फिक्स स्पॉट के दरमियान कंस्ट्रक्ट होगा और उसकी लेंथ लेट्स एज्यूम हमारे पास ये रखनी थी, लेकिन मेरे पास क्या होगी, कम होगी। मैंने इसको इतना कंस्ट्रक्ट कर दिया तो सो हमारे पास इसको हम दोबारा तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो हम कुछ मैकेनिज्म लगा के इसको खींच कर लंबा कर देंगे और इसमें फिट कर देंगे। या हमारे पास इनिशियली लंबा हो तो हम इसको कंप्रेस करके छोटा करके इसमें वो कर देंगे, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या आएगी, डिफ्लेक्शन जाएगी। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट को हम सिंकिंग ऑफ स्पॉट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 स्पॉट्स थे, इन 2 में से हमारे पास ये वाला स्पॉट सिंक कर गया, यानी कि नीचे कम आ गया। तो सो हमारे पास अब जो होगा, हमारे पास ये वाला स्पॉट अपनी जगह पे है और ये वाला अपनी जगह पे है। मैं क्या करता हूँ, इन न्यूट्रल सरफेस बनाता हूँ, तो हमारे पास इसकी जो रिफ्लेक्टेड शेप होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी। यहाँ पे भी स्लोप 0 होगा, यहाँ पे भी स्लोप 0 होगा और बीच में हमारे पास ये इस तरह बन जाएगी। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड्स, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, फैब्रिकेशन एरर्स एंड सेटलमेंट्स। सो हमारे पास अगर काजेस की बात करें, इंटरनल फोर्सेस की बात करें, तो इंटरनल फोर्सेस में हमारे पास जो सेटलमेंट पास डिफ्लेक्शन पास करती है वो हमारे पास 2 है। या तो हमारे पास एक्सियल फोर्सेस है और या फिर हमारे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। एक्सियल फोर्सेस, इसके अलावा हमारे पास इंटरनल फोर्सेस में शेयर फोर्स भी होती है, लेकिन उसके हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होती है या जो हमारे पास वो डिफॉर्मेशन पास करती है वो इन दोनों के रिस्पेक्ट नेग्लिजिबल होती है। सो एक्सियल फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट। एक्सियल फोर्सेस हमारे पास जो मेंबर्स हैं जिनमें एक्सियल फोर्सेस होती है, यूजुअली हमारे पास ट्रसेस में एक्सियल फोर्सेस पाई जाती है। सो ट्रस एनालिसिस में जब भी हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वी विल बी ड्यू टू एक्सियल फोर्सेस बात करेंगे। ट्रसेस में तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स होती भी नहीं, लेकिन हमारे पास अगर बीम्स और फ्रेम की बात करें तो वहाँ पे एक्सियल फोर्सेस भी होती हैं फ्रेम्स में, लेकिन हम उनके इफेक्ट को नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जब बेंडिंग मोमेंट की वजह से उनमें डिफ्लेक्शन आती है, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। सो बीम्स एंड फ्रेम्स में हमारे पास डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट होगी और हमारे पास ट्रसेस में डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल फोर्सेस होगी। सो इसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिक कर्व की। इलास्टिक कर्व क्या है कि हमारे पास द कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय द डिफ्लेक्टेड शेप इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व जब हमारे पास हम डिफ्लेक्शन एट एवरी पॉइंट ड्रा करते हैं किसी भी सिस्टम की, जैसे कि अभी हमने ड्रा की तो वो हमारे पास क्या थी, इलास्टिक कर्व थी। इलास्टिक कर्व को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इलास्टिक कर्व का बिहेवियर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारी बॉडी डिफॉर्म किस तरह हो रही है। इलास्टिक कर्व से ही हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी डिफॉर्म किस तरह हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या रोटेट हो रही है, या किधर जाएगी। लेकिन इसको
कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्ट बाय लोड्स देख के कर सकते हैं कि हमारे पास ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास स्पोर्ट्स कंडीशन को समझना लाजमी है। और दूसरा हमारे पास थ्रू बेंडिंग मूवमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बाय लोड्स, तो उसके लिए हमारे पास क्या करना होगा, हमें स्पोर्ट्स कंडीशन को समझना लाजमी होगा। और ये स्पोर्ट्स कंडीशन हमारे पास इनडिटर्मिनेट के एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास रोलर स्पोर्ट हो, तो रोलर स्पोर्ट में हमारे पास मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन अलाउ होती है, यानी कि डेल एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वर्टिकली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिकली हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है। तो सो डेल वाई विल बी इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई कर दूँ तो ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। हमारे पास जो थीटा आता है हमारे पास ड्यू टू मूवमेंट आता है, और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट आती है वो ड्यू टू कॉसेस आती है। तो मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा थीटा। तो इसका मतलब है थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0। थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर ये हमारे पास हिंज स्पॉट होता, तो हिंज स्पॉट हमारे पास वर्टिकल को भी रोक देता है और हॉरिजॉन्टल को भी रोक देता है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, डेल एक्स विल आल्सो बी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये फिक्स स्पॉट होता ये, तो हमारे पास इस केस में अगर इसकी डिफ्लेक्टेड शेप ड्रा की जाए, जिसको हम इलास्टिक कर्व कहते हैं, तो वो हमारे पास स्पोर्ट कंडीशन पे इस तरह होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे लोड इस तरह लग रहा है, हमारे पास स्पोर्ट के करीब डेल एक्स भी 0 होगा, डेल वाई भी 0 होगा, और हमारे पास थीटा भी 0 होगा। अगर इन केस ऑफ फ्रेम्स बात करें, तो फ्रेम का हमारे पास अगर रिजिड जॉइंट है, ये हमारे पास एक फ्रेम है और ये वाला जॉइंट हमारे पास क्या है, रिजिड जॉइंट है, तो हमारे पास इनके दरमियान के जो एंगल है वो हमेशा डिफ्लेक्शन से पहले भी और डिफ्लेक्शन के बाद भी कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास ये इस तरह डिफ्लेक्ट हो रहा है, इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना है, अब 90 है। अब हमारे पास ये डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ इस तरह बाई एंगल थीटा, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और इनके दरमियान का एंगल हमेशा 90 ही रहेगा। अगर पहले 90 था, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास इंटरनल हिंज लगा हुआ हो, ये इंटरनल हिंज है, तो हमारे पास इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी, इसके डिफ्लेक्शन पे इसका कोई भी असर नहीं हो सकता। ये इस तरह डिफ्लेक्ट हो सकता है, ये अपने उस हिसाब से डिफ्लेक्ट हो सकता है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा अंडर लोड कंडीशंस पर। सो हमारे पास ये था बाय लोड्स कंस्ट्रक्ट करना। फॉर एग्जांपल हमें एक फ्रेम है, ये चारों स्पॉट्स हमारे पास क्या है, फिक्स स्पॉट है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रस है। ये एक डिटर्मिनेट है और ये एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रेम में हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें पता होगा कि इसकी डिफ्लेक्शन किस तरह होगी। बाकी हमने क्या करना है, जैसे इनके एंगल्स को 90 डिग्री रखना है, और स्लोप इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट को 0 रखना है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट होगा, इस लोड की वजह से हमारे पास ये कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट होगा, और हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो इसके और इसके दरमियान होगा, वो एंगल हमारे पास क्या रहेगा, 90 रहेगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली हमारे पास इस एंगल को 90 रखने के लिए हमारे पास ये वाला जो है कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, और हमारे पास इनके स्लोप को कांस्टेंट रखने के लिए ये इस तरह आएगा, और ये एंगल अगर 90 रखना है तो हमारे पास फिर ये इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे तो 0 होगा, इस तरह रिफ्लेक्ट होगा। और ये आपको किस तरह पता लगेगा, अगर आप इसको स्ट्रेट कर दें, मतलब बिल्कुल सीधा कर दें वापस, तो आपके पास ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब मैं इसको इससे नहीं ड्रा कर रहा कि हमारे पास ये इस तरह, आपके पास ये जो है 90 वाला एंगल, इसके दरमियान 90 का एंगल बनना चाहिए। अगर आप इसको सीधा कर दें तो हमारे पास ये सीधा कुछ इस तरह होगा, ये इस तरह चल जाएगा, ये इस तरह चले जाएगा। तो आपके पास ये वाला एंगल आपने क्या रखना है, 90 रखना है, स्लोप पे आपने इसको 0 रखना है। अगर फॉर एग्जांपल ये क्या होता, इंटरनल हिंज होता, इंटरनल हिंज नहीं, एक हिंज स्पॉट होता, इस तरह होता, तो आपके पास ये वाला जो है फिर इस तरह इधर से ही फॉर्म हो जाता, इस तरह आपके पास इसकी डिफ्लेक्शन शेप बनती। आपके पास ट्रस फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोड लग रहा है आप भी, तो ये हमारे पास हिंज पे ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ है, ना ही वर्टिकल मूवमेंट अलाउ है। तो आपके पास ये डिफॉर्म होगा कुछ इस तरह से, ये तो किसी जगह नहीं जा सकते। इसमें चैन लेंथ है कि ये अंडर टेंशन होगा, और ये हमारे पास दोनों अंडर कंप्रेशन होंगे। तो हमारे पास इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी। हमारे पास इसकी नई कंडीशन ये होगी। सो दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट
इलास्टिक कर्व बाय लोड्स। सिमिलरली हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय बेंडिंग मोमेंट। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स का जानना जरूरी है कि हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग अगर हो तो फिर क्या होता है और नेगेटिव बेंडिंग हो तो फिर क्या होता है। तो उसके लिए हम यूजली अगर भूल भी जाए तो हमारे पास जनरल केस जो हमने एज्यूम किया हुआ था डेरिवेशन में, वो हमने क्या किया था कि हमने इसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहा था। ये दिस इज एम। सो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आप इसके डायग्राम बना देना तो आपके पास ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा 0 0 एंड एम एम। तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, अगर इस ये डिफ्लेक्ट होगा कुछ इस तरह होगा कि नहीं होगा। हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट हमेशा हमारे पास क्या काज करती है, सेकंड काज करती है। लेकिन अगर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हो, सेम यही केस हो, लेकिन मैं बेंडिंग मूवमेंट को क्या करता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, सॉरी माइनस एम माइनस एम। और इसकी वजह से आपके पास क्या आएगी, ये हमारे पास अपवर्ड वो करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉगिंग। सो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से हमारे पास सैगिंग आएगी और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से हॉगिंग आएगी। अगर हमारे पास कैसे थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो हम इलास्टिक कर्व जो है थ्रू बेंडिंग मूवमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ये बेसिक ये है कि आप मूवमेंट से इसको उस तरह याद कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट हो तो आपके पास इसको क्या आना चाहिए, सैगिंग होनी चाहिए। अगर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हो तो मतलब अपोजिट है, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, अपवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए, जो कि हमारे पास हॉगिंग होती है। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड डिफ्लेक्शन। अगर हमने डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के कुछ मेथड्स पढ़े हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड या मूवमेंट एरिया मेथड या कंजुगेट बीम मेथड, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस पे, बीम्स पे एप्लीकेबल थे, वो भी अंडर सिंपल लोड्स कंडीशन। हमारे पास जब सिंपल लोड कंडीशन हो तब हमारे पास मूवमेंट एरिया मेथड या कंजुगेट बीम मेथड या डबल इंटीग्रेशन मेथड उनके साथ डील करना आसान होता है। अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उनके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो हमारे पास हम उनको सेमीग्राफिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे पास इलास्टिक कर्व को कंस्ट्रक्ट करना या कुछ जैसे हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड के केस में हमें सेक्शन लेने होते थे, तो उसके लिए हमारे पास बीम का कंस्ट्रक्ट करना या वो लाजमी था। इस तरह मूवमेंट एरिया में हमारे पास इलास्टिक कर्व के बिहेवियर से ही हम क्या करते थे, उसके उनको रिलेट करते थे, डेविएशन को और डिफ्लेक्शन को रिलेट करते थे। और कंजुगेट बीम में तो हमें पूरा कंजुगेट बीम ड्रा करना होता था, तो हमारे लिए थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड था। लेकिन हमारे पास अब वो मेथड हमारे पास ना फ्रेम पे एप्लीकेबल थे ना ही ट्रेसेस पे एप्लीकेबल थे। तो हमारे पास ऐसे मेथड जो ट्रेसेस पे भी एप्लीकेबल हो, बीम्स पे भी, फ्रेम्स पे भी एप्लीकेबल हो, तो हम उन मेथड की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो हमारे पास वो क्या है, एनर्जी मेथड है। बेसिकली तो हमारे पास 3 है, वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल, वर्चुअल वर्क मेथड जिसको हम यूनिट लोड मेथड भी कहते हैं, एंड कास्टिग्लियानो थ्योरम। सो हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, वर्चुअल वर्क मेथड एंड कास्टिग्लियानो थ्योरम, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास हमारे सिस्टम पे एक लोड लगा हो और उसी लोड की डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल ये बीम है, यहाँ पे अगर सिर्फ P1 लगा हो, ये वाली डिफ्लेक्शन हमें किससे मिल सकती है, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी से मिल सकती है। सो हमारे पास अगर 2 लोड लगे हो या 3 लोड लगे हो तो हमारे पास ये एप्लीकेबल नहीं होता। सो हम जो एनर्जी मेथड पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है, बेसिकली हम 2 पढ़ेंगे, यूनिट लोड मेथड एंड कास्टिग्लियानो थ्योरम, वर्चुअल वर्क मेथड या कास्टिग्लियानो थ्योरम। सो हमारे पास उनका बेसिक यही रहेगा कि हमारे पास एक्सटर्नल वर्क विल बी इक्वल टू इंटरनल वर्क। सो उन पर शिफ्ट होने से पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल वर्क एंड स्ट्रेन, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास ड्यू टू एक्सियल फोर्सेस या ड्यू टू हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या होगी। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, इस पे मैं एक लोड अप्लाई कर रहा हूँ प्री ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब स्टार्ट पे 0 था और एंड पे हमारे पास ये अपने उस मैक्सिमम लोड को पहुंच जाएगा। अगर हम वर्क डन की बात करें तो हमारे पास स्टार्ट पे ना तो डिफ्लेक्शन थी और एंड पे हमारे पास इसमें डिफ्लेक्शन भी आ जाएगी। अगर हम वर्क डन की बात करें, एक्सटर्नल वर्क डन की, तो हमारे पास स्टार्ट पे ना तो डिफ्लेक्शन थी और ना ही लोड था, क्योंकि लोड मैंने 0 से स्टार्ट किया था। तो एफ डॉट एस वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस 0 + 0। और अगर हम एंड पे बात करें W1, अगर हम W2 की बात करें या W इनिशियल और W फाइनल की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डॉट डेल। अगर ये हमारे पास इसकी डिफ्लेक्शन क्या है, डेल है, या इस सॉरी पी डॉट डेल, मैंने पी अप्लाई किया हुआ है, तो पी डॉट डेल। सो अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें क्या लेना होगी, एवरेज लेनी होगी। तो W इक्वल टू W फाइनल माइनस W इनिशियल, W फाइनल प्लस W इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, वर्क डन का एवरेज। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ P डेल्टा। यही हमारे पास क्या है,
बेसिक है वर्क डन। हमारे पास एक्सटर्नल केस में भी, इंटरनल केस में। इंटरनल केस में हम डेल फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट करते हैं और पी फाइंड करके इंटरनल केस में पी को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हाफ ऑफ पी डब्ल्यू। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मुझे थीटा चाहिए हो और मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मूवमेंट अप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास ये इस तरह कुछ डिफ्लेक्ट होगा। ये हमेशा मूवमेंट की डायरेक्शन में आपके पास थीटा बनता है। अब मैंने मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास थीटा की डायरेक्शन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर मूवमेंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो थीटा की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर मैं इस पे इस तरह की मूवमेंट लगा दूँ, इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो डिफ्लेक्ट होगा ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो स्टार्ट में हमारे पास वही मूवमेंट हमने क्या करना है, ग्रेजुअली अप्लाई करनी है। तो स्टार्ट में मूवमेंट भी जीरो, थीटा भी जीरो, एंड पे हमारे पास ये मूवमेंट अपने मैक्सिमम लोड पहुंच जाएगी एंड थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम थीटा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन है। अब इसको रिलेट करते हैं किसके साथ, इंटरनल वर्क डन के साथ। अगर हमारे पास थीटा चाहिए हो तो आपने क्या अप्लाई करना है, थीटा किसकी वजह से आएगा, मूवमेंट की वजह से आएगा। अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए वो किसकी वजह से आएगी, फोर्स की वजह से आएगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको डिफ्लेक्शन चाहिए या मूवमेंट चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आपके पास किस वजह से आ सकती है, फोर्स की वजह से आ सकती है। अगर मैंने बॉडी को मूव ही करना है तो मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, अगर मैं मूवमेंट अप्लाई करूँगा वो तो जस्ट रोटेट करेगी। और अगर मुझे रोटेशन चाहिए तो मैं जितने भी फोर्स अप्लाई कर दूँ, हमारे पास बॉडी रोटेट नहीं होगी अनटिल कि मैं यहाँ पे क्या ना अप्लाई कर दूँ, मूवमेंट अप्लाई ना कर दूँ। और यूजुअली मूवमेंट से बाद कपल मूवमेंट होता है। सो हम अगर इसको इंटरनली रिलेट करें, तो एक्सटर्नल वर्क हमारे पास इसके बराबर है, हाफ ऑफ पी डेल्टा के बराबर है, या फिर हमारे पास हाफ ऑफ एम थीटा के बराबर है। लेकिन हमारे पास अगर तो इस केस में हमारे पास जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगी, अगर हम डेल्टा की वैल्यू और पी की वैल्यू निकाल दें, तो इंटरनल फोर्स जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू एम, यहाँ पे अगर हम सेक्शन ले लें तो हमारे पास इस पी की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास क्या होगी, एन फोर्स होगी। यूजुअली हम एक्सियल फोर्सेस को एन फोर्सेस कहते हैं। और अगर हम चेंज इन लेंथ की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू एन एल अपॉन ए ई। अब हमारे पास एक्सटर्नल वर्क था हाफ ऑफ पी डेल्टा। यही एक्सटर्नल वर्क इस बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। सो हमारे पास इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ पी डेल्टा, और यहाँ पे पी और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हाफ ऑफ एन इंटू एन एल अपॉन ए ई, दैट इज एन स्क्वायर एल अपॉन 2AE। ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है ड्यू टू एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, आपके पास कास्टिग्लियानो में भी यही यूज होगी, वर्चुअल वर्क में भी यही यूज होगी, और प्रिंसिपल वर्क एंड एनर्जी में भी यही यूज होती है कि इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एन स्क्वायर एल अपॉन ए या एन स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2AE। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अगर 2-3 मेंबर हो तो हम क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। या हमारे पास मैंने डायरेक्ट एन स्क्वायर लिया है, इसलिए कि अगर मैं ये सेक्शन यहाँ पे लेता हूँ तब भी हमारे पास p की वैल्यू n के बराबर होगी। अगर मैं सेक्शन यहाँ पे लेता हूँ तब भी p की वैल्यू n के बराबर होगी, और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तब भी p की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये सिस्टम होता और इस पे क्या लग रही होगी, मूवमेंट लग रही हो, तो मैं यहाँ पे अगर सेक्शन लेता हूँ तो आपके पास मूवमेंट क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, जो भी होगी। अगर यहाँ पे इन सारे सेक्शन पे जो मूवमेंट होगी और दूसरे के साथ सेम नहीं होगी। इस केस में आपके पास क्या था, ये आपके पास जहाँ भी सेक्शन लेते थे एक्सियल फोर्सेस सेम रहती थी। तो इस केस में जो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी होगी, हम डेरिवेशन में नहीं जाते, वो हमारे पास किसकी फॉर्म में होगी, इंटीग्रल की फॉर्म में होगी। इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी सारे के सारे बीम की, 0 से लेकर एल तक, 0 से लेकर एल तक, मतलब हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्ट एन से मिल जाती थी, इंटरनल फोर्सेस हमारे पास एन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लेंथ के साथ चेंज हो रही है, तो हमें इसका क्या लेना होगा, इंटीग्रल लेना होगा। टोटल स्ट्रेन एनर्जी फ्रॉम 0 to L विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा। एन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा। ए हमारे पास एक्सियल रिजिडिटी होती है, लेकिन हमारे पास एक्सियल रिजिडिटी ड्यू टू एक्सियल फोर्सेस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आनी चाहिए, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आनी चाहिए। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हमारे पास क्या होती है, EI, और ये हमारे पास L की जगह हमारे पास क्या आ गया, 0 to L dx। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब हमारे पास ये कहाँ पे यूज होगी, जब हमारे पास बीम्स और फ्रेम में हमें डिफ्लेक्शन चाहिए हो या रोटेशन चाहिए हो। बीम्स और फ्रेम में जब भी हमें डिफ्लेक्शन चाहिए हो, ये नहीं कि आपके पास जब मूवमेंट अप्लाई हो,
बीम्स और फ्रेम में हमें डिफ्लेक्शन चाहिए हो तो हम ये यूज़ करेंगे, और हमारे पास ट्रसेस में अगर हमें डिफ्लेक्शन चाहिए हो तो फिर हम ये यूज़ करेंगे, और हमारे पास अगर रोटेशन चाहिए हो तो हमारे पास फिर भी ये यूज़ होगी, क्योंकि रोटेशन ड्यू टू मूवमेंट ये आ सकती है, ट्रसेस में नहीं होगी, तो बीम्स और फ्रेम में रोटेशन होगी तो हमारे पास फिर भी ये यूज़ होगा। सो हमारे पास यही था कि स्ट्रेन एनर्जी, एक्सटर्नल स्ट्रेन एनर्जी एंड इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी एटसेट्रा। सो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह वर्चुअल वर्क मेथड या वर्चुअल लोड मेथड फॉर ट्रसेस, बीम्स एंड फ्रेम, देन Castiglione theorem for trusses, beams and frames.